हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं IBC 24। सुबह 7 बजने को है। 7 की बड़ी बात में आपका स्वागत है और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक अहम खबर से। कल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर में के नतीजे आएंगे और मतगणना के लिए निर्वाचन आयोग ने तैयारी कर ली है। IBC 24 पर देखिए रिजल्ट का सबसे तेज अपडेट। कल दिन भर IBC 24 पर देखिए सबसे तेज परिणाम। कल आएंगे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर के नतीजे कल आएंगे। मतगणना के लिए निर्वाचन आयोग ने तैयारी कर रखी है और कल दिन भर IBC 24 पर देखिए रिजल्ट का सबसे तेज अपडेट। तो कल का दिन महत्वपूर्ण। 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे कल आएंगे और जिसके बाद ये तय हो जाएगा इन 5 राज्यों में किनकी सरकार बनेगी। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर के नतीजे आएंगे। तो सबसे तेज रिजल्ट आप देखिए IBC 24 पर कल दिन भर तमाम अपडेट्स के साथ। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। अब सभी को कल आने वाले नतीजों का इंतजार है। इस बीच कुछ जगह EVM को लेकर बवाल की खबरें भी आ रही। वाराणसी के एक विधानसभा सीट की EVM ले जाते ट्रक को पकड़ा गया है। वहीं 2 ट्रक के फरार हो जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं इसे लेकर समाजवादी कार्यकर्ता काफी उग्र हो गए थे और मौके पर बवाल भी मचाया था। इसे लेकर लखनऊ में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि वाराणसी बरेली से जो खबरें आई हैं वो दुखद है। वहीं मिर्जापुर, सोनभद्र से भी इस तरह की सूचना है, इसलिए हमने हर सीट पर 3 दिन तक वर्करों से निगरानी करने को कहा है। जिलों में अधिवक्ताओं की टीम बना दी गई है जिससे हम लोकतंत्र की रक्षा कर सकें। जरूरत पड़ने पर हम अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि हमारा गठबंधन 300 सीट से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करेगी, एग्जिट पोल चाहे कुछ भी कहे। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव 10 तारीख से पहले ही EVM पर आरोप लगाने लगे। जब चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है कि चाहे खाली EVM हो चाहे कोई EVM, अगर वहां स्ट्रांग रूम से निकालना है तो वो वहां चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को सूचना दे, तब उसके बाद वो वहां से ले जा सकता और प्रशासन की निगरानी में। और 3-3 गाड़ियां भाग रही हैं, शायद हमारे लोग वहां नहीं होते। 2 गाड़ी तो चली गई, एक गाड़ी जबरी जब खड़ा हो गया किसी तरह जान बचा के तो रोका, तुरंत उसके चारों टायर का हवा निकलवा दिया हमने। निकालो नहीं तो ये भी ढकेल के लेके चले जाएंगे। 2 गाड़ियां क्यों भागी? अगर कोई चोरी नहीं थी, प्रशासन ने, सिक्योरिटी ने इतना इंतजाम क्यों नहीं किया? इतनी फोर्स है। अभी इलेक्शन की फोर्स गई नहीं है यूपी से, तो आखिरकार अधिकारी क्यों नहीं कर रहे थे? क्या वजह है कि बिना सिक्योरिटी, बिना इतने इंतजाम के EVM जा रही हैं? और 10 मार्च को अखिलेश यादव जी कहेंगे EVM बहुत बेवफा है, और 10 मार्च का भी अखिलेश जी ने इंतजार नहीं किया, 8 को ही कहना शुरू कर दिया EVM बेवफा है। ये वो लोग हैं जो दंगे, अपराधियों, आतंकियों को शरण देते हैं। इस बीच रुक करेंगे छत्तीसगढ़ से मिल रही बड़ी खबर का, जहां पर CM भूपेश बघेल आज उत्तराखंड के दौरे पर जाएंगे। कल उत्तराखंड से लौटेंगे। विधानसभा चुनाव के नतीजे कल आने वाले हैं। मतगणना को लेकर कांग्रेस ने इसे लेकर खास रणनीति बनाई है। सभी 13 जिलों में सीनियर नेता तैनात रहेंगे। सांसदों, पदाधिकारियों, प्रभारियों को भी इसे लेकर जिम्मेदारी दी गई। CM भूपेश बघेल भी यहां कमान संभालेंगे। तो CM भूपेश बघेल आज उत्तराखंड के दौरे पर जाएंगे। कल उत्तराखंड के नतीजे आने वाले हैं और मतगणना को लेकर कांग्रेस ने खास रणनीति बनाई है।
जिसके तहत सीएम भूपेश बघेल भी यहाँ पहुंचेंगे। सभी 13 जिलों में सीनियर नेता तैनात रहेंगे। सांसदों, पदाधिकारियों, प्रभारियों को भी इसकी जिम्मेदारी दी गई है और सीएम भूपेश बघेल भी कमान संभालेंगे। और अब आइए बात करते हैं छत्तीसगढ़ में पेश होने वाले बजट की। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दोपहर 12:30 बजे विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश करेंगे। वित्त मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चौथी बार ये बजट पेश करेंगे। राज्य सरकार के बजट से हर वर्ग के लोगों को काफी उम्मीदें हैं, खासकर कर्मचारी और युवा वर्ग को। तो वहीं राज्य सरकार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए कुछ नई योजनाएं इस बजट में ला सकती है। मुख्यमंत्री के बजट पेश करने से पहले प्रश्नकाल में पंचायत, उच्च शिक्षा, खेल और उद्योग विभाग से संबंधित सवाल विधायक पूछेंगे। तो आज छत्तीसगढ़ का बजट पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 12:30 बजे विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश करेंगे। वित्त मंत्री के रूप में चौथी बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये बजट पेश करेंगे। तो राज्य सरकार के बजट से हर वर्ग को लोग काफी उम्मीद है, खासकर कर्मचारी और युवा वर्ग को। तो वहीं राज्य सरकार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए कुछ नई योजनाएं इस बजट में ला सकती है। और बात करेंगे मध्य प्रदेश में होने वाले आज पेश होने वाले बजट की। तो आज मध्य प्रदेश विधानसभा में भी बजट पेश होगा। तो मध्य प्रदेश के तो आपको बता दें कि आज मध्य प्रदेश विधानसभा में भी बजट पेश होने जा रहा है। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे। बजट में मिशन 2023 की तैयारी की झलक साफ नजर आएगी। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, अधोसंरचना विकास, निवेश पर ज्यादा फोकस रहेगा। रोजगार, कृषि, ग्रामीण और शहरी विकास पर भी फोकस रहेगा। पहली बार बच्चों के लिए अलग से बजट पेश किया जाएगा। तो बजट को मंजूरी देने के लिए सुबह 9:45 पर कैबिनेट बैठक रखी गई है। तो विधानसभा परिसर स्थित मुख्यमंत्री के सभा कक्ष में ये बैठक होगी। तो आज मध्य प्रदेश विधानसभा का भी बजट पेश होने जा रहा है और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ये बजट पेश करेंगे। और बजट में मिशन 2023 की तैयारी की झलक दिखेगी। और अब रुक करते कुछ और खबरों का। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला आज भोपाल आएंगे। संसदीय उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में वो शामिल होंगे। दोपहर 1 बजे मध्य प्रदेश विधानसभा में जो कार्यक्रम होगा उसमें शामिल होंगे और सीएम शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ भी यहां मौजूद रहेंगे। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज भोपाल आएंगे। संसदीय उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में वो शामिल होंगे। दोपहर 1 बजे मध्य प्रदेश विधानसभा में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। चलिए, तो दोनों ही प्रदेशों का हालचाल जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रिया पांडे रायपुर से और विवेक पटैया भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रिया, सबसे पहले रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का। तो आज क्या खास है, क्योंकि बजट है तो बजट सबसे ज्यादा खास है। इसके अलावा और क्या एक्टिविटीज होगी? बिल्कुल राहुल, आज मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भूपेश बघेल जो हैं सदन में बजट पेश करने वाले हैं। और इस बार जो अलग अलग वर्ग है, चाहे वो कर्मचारियों का हो, युवाओं का हो, महिलाओं का हो
सभी को एक अच्छी और बड़ी उम्मीद है राज्य सरकार से, क्योंकि इसके बाद जो बजट पेश होने वाला है कहीं ना कहीं उसे चुनावी बजट के रूप में देखा जाएगा। ये चौथा बजट है जिसे वित्त मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पेश करने वाले हैं। ऐसे में ज्यादातर लोग उम्मीद कर रहे हैं, खासकर युवा वर्ग उम्मीद कर रहा है कि रोजगार के और मौके खोले जाएंगे और भर्तियां निकाली जाएंगी, अलग अलग तरीकों से और रोजगार के मौके सरकार उनको देने वाली है। कई ऐसे छात्र भी हैं जिन्होंने लंबे समय से पढ़ाई की है, कई स्कूल कॉलेजेस हैं जहां पर शिक्षकों की भर्ती रुकी हुई है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर एक बड़ी उम्मीद जो है की जा रही है। इसके अलावा कर्मचारियों की अगर बात की जाए तो कर्मचारी लंबे समय से कई अलग अलग भत्तों की मांग कर रहे हैं, उनको बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, तो उन्हें भी ये उम्मीद है कि इस बार राज्य सरकार उस पर कोई ना कोई फैसला ले सकती है। इसके अलावा अगर बात करें तो अलग अलग विभागों की, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट सत्र से लगभग 1 महीने पहले ही अलग अलग विभागों के मंत्रियों के साथ बैठक की। उनके विभागों की क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या क्या वो चाहते हैं कि इस बार इनके विभागों में दिया जाए, इसको लेकर पूरी समीक्षा की। तो ये माना जा सकता है कि इस बार का बजट हर वर्ग के लिए होगा, क्योंकि सभी वर्गों की लोगों की बात सुनी जा रही है, सभी विभागों की समीक्षा की गई है और कोरोना का एक समय भी चला गया है। तो कहीं ना कहीं ये भी उम्मीद की जा रही है कि अब जो बड़ा एक अमाउंट कोरोना के लिए या उससे संबंधित चीज़ों में जा रहा था, तो वो अब राज्य सरकार जो है राज्य के किसी और अन्य कामों पर लगाएगी। तो कहीं ना कहीं लोगों को बड़ी उम्मीद है इस बजट से। इसके अलावा अगर बात करें प्रदेश की, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज शाम को उत्तराखंड जा रहे हैं। 10 मार्च यानी कि कल वहां पर मतगणना है और ऐसे में सभी 13 जिलों पर कांग्रेस पार्टी ने अपने अपने बड़े बड़े पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई है। तमाम सांसद विधायकों की ड्यूटी लगाई गई है और इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। उनके हाथ में भी कमान दी गई है। मतगणना के दिन किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के लोगों को अलर्ट रहना है, क्या कुछ करना है, इसको लेकर पूरी रणनीति उत्तराखंड में तैयार की गई है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आज शाम को उत्तराखंड रवाना होने वाले हैं। तो ये तमाम अपडेट्स हैं राहुल, जिन पर IBC 24 अपने दर्शकों को लगातार अपडेट देता रहेगा। बिल्कुल। और मध्य प्रदेश में भी आज बजट पेश हो रहा है। ऐसे में विवेक, किस तरीके का स्वरूप होगा, लोगों के बीच क्या रिएक्शंस हैं और क्या कुछ खास होगा मध्य प्रदेश में आज? मध्य प्रदेश के बजट पर सबकी नज़र है और इस बजट पर नज़र इसलिए भी है क्योंकि ये मिशन 2030 की झलक दिखाता हुआ बजट होगा। राज्य सरकार ने जो बजट का प्रारूप बनाया है, जो बजट बनाया है, उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। ऐसी स्थिति में फ्लैगशिप योजनाओं पर ज़्यादा फोकस है, महिलाओं पर फोकस है, कृषि क्षेत्र पर फोकस है और सबसे बड़ी बात है इस बार चाइल्ड केयर बजट अलग से प्रस्तुत कर रही है राज्य सरकार। इसी बजट में एक अलग से पुस्तिका जो है बजट की रहेगी जिसमें चाइल्ड केयर से जुड़े हुए जो विभाग हैं उन विभागों की क्या कुछ प्लानिंग है उस पर विशेष फोकस होगा। करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की राशि का ये बजट आज वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्रवाई जब शुरू होगी तो बजट भाषण के जरिए प्रस्तुत करेंगे। उसके पहले 9:45 पर राज्य कैबिनेट की बैठक होगी विधानसभा परिसर में जिसमें बजट भाषण को मंजूरी दी जाएगी और उसके बाद बजट प्रस्तुत किया जाएगा। बजट पर सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो युवाओं को रोजगार और कृषि क्षेत्र में विकास, अधोसंरचना विकास, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, इन तमाम चीज़ों पर सरकार ने फोकस रखा है। सबसे ज़्यादा राजस्व प्राप्ति वाले विभागों पर भी राज्य सरकार का फोकस है। इसके साथ ही हम यदि आज के कार्यक्रमों की बात करें तो आज एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो है राज्य विधानसभा में हो रहा है जिसमें उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार जो है दिए जाएंगे विधायकों को और ये कार्यक्रम दोपहर 1 बजे से मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसरोवर सभागृह में होगा और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रदेश के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जो है आज 8 बजे भोपाल पहुंचेंगे और उसके बाद वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज पूरे दिन वो भोपाल में रहेंगे, करीब शाम 7 बजे भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ विशेष रूप से मौजूद होंगे। 6 वर्ष बाद जो है करीब ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है और गिरीश गौतम की पहल पर एक कार्यक्रम की शुरुआत हुई है तो अपने आप में ये कार्यक्रम काफ़ी महत्वपूर्ण है। बजट पर पूरे प्रदेश के जनता की, कर्मचारी वर्ग की, किसानों की, महिलाओं की, सबकी नज़र है और इसलिए IBC 24 भी आज पूरे दिन बजट पर क्या कुछ रहेगा, बजट से क्या कुछ निकल कर आएगा, अपनी जनता के लिए बजट में क्या कुछ खास है, ये जनता दर्शकों को बताता रहेगा। बिल्कुल। और दोनों ही प्रदेशों में चूंकि बजट पेश हो रहा है तो आज दिन भर हमारे साथ पैनल जुड़ेंगे जहां पर आर्थिक मामलों के जानकार होंगे, तो अलग अलग वर्ग के प्रतिनिधि भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
बढ़ते आगे। मध्य प्रदेश में एक तरफ विपक्ष सरकार को प्रदेश के आर्थिक हालात को लेकर सवाल खड़े करता है, तो वहीं प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट कुछ और ही तस्वीर बयां कर रही है। कोरोना संकट के दौरान मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में 2020-21 की तुलना में 18% से ज्यादा की वृद्धि दर्ज हुई है। 2021-22 में प्रचलित भाव के आधार पर प्रति व्यक्ति शुद्ध आय 1,24,000 रुपये हो गई है और साल 2020-21 में ये 1,04,894 रुपये। वहीं राज्य के जीडीपी में 2020-21 की तुलना में प्रचलित भाव पर 19.74% की वृद्धि हुई है। सरकार की आय विभिन्न स्रोतों से 1,64,000 करोड़ रुपए होना अनुमानित है, जो पिछले साल से 20% ज्यादा है। खनन राजस्व में वृद्धि 36% से ज्यादा रही। 31 मार्च 2021 की स्थिति में प्रदेश में कर्ज 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहना अनुमानित है। ये जानकारी विधानसभा में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण में दी गई। देवास में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महिला स्व सहायता समूहों को सौगात दी। 300 करोड़ रुपए की ऋण राशि का वितरण और पोषण आहार संयंत्र का हस्तांतरण किया गया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। उनके साथ ही कार्यक्रम में स्व सहायता समूहों के सफलता की कहानी पुस्तक का विमोचन किया गया। वहीं कार्यक्रम का लाइव प्रसारण प्रदेश के सभी जिलों में पंचायत स्तर तक हुआ। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में प्रदेश में क्रांति आई है और एक तरफ प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चला रहे हैं, महिलाओं को उज्ज्वला गैस सिलेंडर दे रहे हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश सरकार स्थानीय चुनावों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है। शिक्षकों की भर्ती में 50% आरक्षण है। वहीं जेपी नड्डा ने सीएम शिवराज सिंह चौहान की तारीफ करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए जो अद्भुत प्रयास किए जा रहे हैं वो प्रशंसनीय। जिसने सबसे पहले स्थानीय निकाय के चुनाव में पंच सरपंच से लेकर मेयर तक के चुनाव में 50% सीटें बहनों के लिए रिजर्व कर दी। सरकारी नौकरियों में शिक्षकों में 50% बेटियों की भर्ती, सामान्य नौकरियों में 33% बेटियों की भर्ती और तो और 30% भर्ती पुलिस में भी केवल बेटियों की जाएगी। स्वयं सहायता के दृष्टि से काम करने का जो जज्बा मुख्यमंत्री जी ने दिखाया है और इतनी बड़ी संख्या में आप एकत्र आई हैं, यह इस बात का सूचक है कि महिला शक्ति मध्य प्रदेश में एक सशक्तिकरण के साथ आगे बढ़ रहा है। और मैं अपनी ओर से भी आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देता हूं और बधाई देता हूं। रायपुर जिला कोर्ट में निलंबित आईपीएस जीपीसी के खिलाफ एसीबी ईओडब्ल्यू ने करीब 11,000 पेज का चालान पेश किया है। कोर्ट में पेश चालान में जीपीसी, उनके माता पिता, पत्नी और एक करीबी समेत 5 लोगों को आरोपी बनाया गया है। जीपीसी को प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट लीना अग्रवाल के कोर्ट में पेश किया गया। हालांकि जीपीसी के तीनों परिजन और उनके करीबी कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके चलते जीपीसी के माता पिता, पत्नी समेत उनके करीबी के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर 7 अप्रैल को सुनवाई में पेश होने को कहा गया है। आपको बता दें कि जीपीसी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने समेत कई मामले दर्ज हैं। राज्य सरकार के आदेश के बाद रायपुर जिले में एएसपी अभिषेक महेश्वरी को एंटी क्राइम और साइबर यूनिट की कमान सौंपी गई है। ये विंग 4 अलग अलग क्षेत्र में काम करेगी, जिसमें साइबर यूनिट, मोबाइल डाटाबेस यूनिट, नारकोटिक्स यूनिट और प्रॉपर्टी ऑफेंस एंड हीनियस ऑफेंस का काम करेगी। चारों विंग में 60 से भी ज़्यादा अधिकारी कर्मचारी को शामिल किया गया है, जिसकी सूची एसएसपी रायपुर प्रशांत अग्रवाल ने मंगलवार को जारी की। साइबर यूनिट में कुल 15 अधिकारी कर्मचारी कार्य करेंगे, जिनका कार्य थानों को अपराधों में सीडीआर, लोकेशन, मोबाइल डाटाबेस संबंधी जानकारी देने के साथ ही दूसरी तकनीकी जानकारी देना होगा। वहीं मोबाइल डाटाबेस यूनिट में कुल 9 अधिकारी कर्मचारी काम करेंगे। इसके अलावा नारकोटिक्स यूनिट में 6 सदस्यीय अधिकारी कर्मचारी की यूनिट है। इसके साथ ही प्रॉपर्टी ऑफेंस एंड हीनियस ऑफेंस यूनिट में 33 अधिकारी कर्मचारी काम करेंगे, जिनका मुख्य कार्य संपत्ति संबंधी अपराध, चोरी, नकबजनी, लूट, डकैती और शरीर
संबंधी अपराध जैसे हत्या, हत्या का प्रयास और चाकूबाजी की घटनाओं को रोकना होगा। सुबह 7 बजे की खबरों में फिलहाल इतने, लेकिन ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।